वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज अपनी डेट हो चुकी है 12 तारीख, 12 फरवरी। आप लोगों का आर ओ का एग्जाम भी हो चुका है। आई होप सभी का आर ओ का एग्जाम अच्छा गया हो और जीएस में आप लोगों ने बढ़िया से फोड़ दिया हो और आप लोग बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके आए हो। एक्सपेक्टेशन तो यही है मेरी। बाकी लेट्स सी रिजल्ट क्या रहता है। जो भी हो गया अब उसको अपसाइड करके अपनी आगे वाली पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। वॉट एवर डन उसको लीव कर दो वहीं पर ही, अपनी आगे की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है भाई। ये हमारा टेली पेड ग्रुप है। अगर आप चाहो तो पेड ग्रुप को भी इजीली ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो कभी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपनी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ आप ले सकते हो। इंफॉर्मेशन यहीं से आपको सारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आज के हमारे आर्टिकल्स में है कुछ इम्पोर्टेंट 5 चीजें, जो कि ये 5 वो आर्टिकल हैं जो अभी पांचों के पांचों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पांचों के पांचों ही पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहले माई विलेज माई हेरिटेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। ऐसे ही एक टाइगर सफारी के ऊपर इंडिया का एग्जामिनेशन सिस्टम, ये तो हमारा मेंस में जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो आपके प्रीलिम्स में जाएंगे, ये वाला मेंस में जाएगा। फिस्कल डेफिसिट सैनिटेशन, जैसे कि सबसे पहला कह रहा है माई विलेज माई हेरिटेज, मतलब कि गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर ये बोला है मेरा गांव मेरा धरोहर। इसके अंदर हम लोगों को सब कुछ जो है विलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। सब कुछ विलेजेस की पुरानी लाइफ हिस्ट्री, आज के समय का, उसमें कितने लोग आते हैं, क्या चीजें होती हैं, हर चीज में माई विलेज से जुड़ा हुआ एक एक चीज यहाँ पे जोड़ी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, इस पूरी स्कीम को 8 अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे जिसके तहत इसको किया जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम किस टाइप का प्रोग्राम है। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोग्राम है माई विलेज माई हेरिटेज, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देती हूँ। ठीक है, इतना तो आपको विजिबल है सबको। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे इस प्रोग्राम में जो है ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के स्टार्ट मिलकर के स्टार्ट किया गया। मेरा गांव मेरी धरोहर वेब पोर्टल एक आया है इसके लिए, जिसमें विलेजेस के ऊपर लाइफ, उनकी हिस्ट्री, हर चीज यहाँ पर वर्चुअली हर एक लोगों को अवेलेबल करवाई जाएगी। राइट। सो इस प्रोग्राम में टोटल जो है वो 7 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी 7 कैटेगरीज हैं सामने देख सकते हैं। सबसे पहला आर्ट एंड क्राफ्ट, इकोलॉजिकली, स्कोलेस्टिक। स्कोलेस्टिक का मतलब है कि जो उनसे जुड़ी हुई शास्त्रीय परंपराएं हैं। और ऐसे विलेजेस जो कि महाभारत और रामायण से जुड़े हुए, हिस्ट्री उनकी, आर्किटेक्चर उनका, उनका फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, हर्डिंग, वो सब, ये मेन कंपोनेंट्स में यहाँ पर पढ़ाई जो है वो दिखाई जाएगी। तो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम नेशनल मिशन के ऊपर स्टार्ट किया है और ये हमारी आजादी का अमृत महोत्सव का ही पॉइंट है, जिसके अंदर 6.5 लाख विलेजेस को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया। उनकी मैपिंग 2 लाख और विलेजेस को किया जाएगा। पूरा इसके ऊपर पोर्टल पे सारी की सारी जानकारी से जुड़ी हुई दी जाएगी। तो ये है आपका मिशन, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देख रही है। इंडिया के कल्चर के ऊपर, अब कल्चर के ऊपर चेक करें, जिसमें हमारा विलेजेस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विलेजेस, वहाँ के आर्टिस्ट, वहाँ के पीपल, उनकी एक लिस्ट तैयार करनी, आर्टिस्ट कम्युनिटीज के लिए पूरी एक लिस्ट तैयार करनी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। उनसे जुड़ी हुई सारी की सारी पॉलिसीज को तैयार करना। और साथ ही साथ ये जो पूरी स्कीम है ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाएगी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो हमारी कल्चर को जिंदा रखने में हमारी मदद करे। ठीक है, तो ये है इनके अंदर इस पूरे में। और जो भी यहाँ पर पैन इंडिया जुड़ी हुई हैं 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर स्पेंड कर चुकी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उनको 5 लाख से 20 लाख के बीच में एक्टिविटीज, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यहाँ पे सरकार द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, ताकि हमारा कल्चर और ज्यादा जिंदा रहे। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारे हिमालयाज के कल्चरल हेरिटेज हैं उनको भी यहाँ पर 10 से 30 लाख पर ईयर यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि हिमालयाज की रिसर्च में हमारी हेल्प कर रही है। ऐसे ही हिमालयाज के रीजन में जो बुद्धिस्ट और तिब्बतन ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का भी यहाँ पर पैसा दिया जाएगा, सो दैट वो अपने ट्रेडिशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट, वहाँ का कल्चर, अपनी बुद्धिज्म के बारे में प्रोपोगेट करने के ऊपर सारी चीजें जो है वो एकदम से देख सके।
ऐसे ही जो थिएटर आर्ट होती है उसके लिए भी यहाँ पर 25 लाख दिए जाएंगे। ठीक है, 50 लाख मेट्रो सिटी में, 25 लाख नॉन मेट्रो सिटी में। और जो भी एक्टिविटीज करवानी है, जैसे कि कोई ऑडियो विजुअल कंटेंट बनाना है, फेस्टिवल्स के समय इवेंट्स हैं, थिएटर्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, इनटैंजिबल हमारा कल्चर जो होता है, इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि गरबा हो गया, योगा हो गया, जो कि आप फील कर सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो, वो सारी चीजें, रामलीला हो गया, वो सब ऑर्गेनाइज कराने के लिए ये सब कुछ दिया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा इसमें क्या समझा, पहले हमने समझा कि पूरा एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा सारा कल्चर से जुड़े हुए। फिर हमने देखे यहाँ पर कि इन्हीं के साथ साथ हमारे एक मिशन स्टार्ट किया गया, मेरा गांव मेरा देश मेरी धरोहर। उसके तहत पूरे विलेजेस की मैपिंग तैयार होगी, और ये पूरे मिशन का नाम है नेशनल मिशन फॉर कल्चर। तो कल्चर की मिनिस्ट्री ने सारा कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से स्टार्ट किया है। क्लियर हुआ फर्स्ट आर्टिकल। ऐसे ही है मिलेनिस्टिक टाइगर सफारी। सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में, वहां पर एक मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्टार्ट की जा रही है। मेलेनिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब मेलेनिज्म का मतलब क्या होता है, एक मेलेनिज्म एक ऐसा कंपाउंड होता है बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी में मेलेनिन की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से उनका स्किन और हेयर जो होती है ना एनिमल की, वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं हमारे, उनमें एक्सेस अमाउंट का मेलेनिन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ब्लैक और येलो कलर बहुत ज्यादा हाईलाइट होने लग गया है। तो उनकी टाइगर सफारी यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है, मेलेनिस्ट टाइगर सफारी के नाम से। 16 ऐसे हैं, ठीक है, 16 में से 10 ऐसे टाइगर है जिनमें मेलेनिज्म देखा जा रहा है। ठीक है, ये सफारी जो है वो 200 हेक्टेयर में रहेगी, NH18 के अराउंड, धानबाद बालासोर एरिया में, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, वहां पर स्टार्ट की जा रही है, ताकि मेलेनिस्टिक टाइगर के बारे में भी आपको बताया जा सके और बाकी लोग आकर के इस एनिमल्स को देख सके। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, अलग अलग टाइप के टाइगर्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज कलर का होता है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, रॉयल बंगाल टाइगर इसी कलर में होते हैं। एक होते हैं व्हाइट टाइगर, ठीक है, इनके व्हाइट कलर का फर रहता है ऊपर, इनके अंदर ल्यूकिज्म की चीज होती है, ल्यूकिज्म की वजह से जो टाइगर्स होते हैं उसमें व्हाइट या फिर लाइट कलर की उनकी स्किन हो जाती है। वही गोल्डन कलर के टाइगर होते हैं और उनमें गोल्डन कलर आता है व्हाइट बैंड की वजह से, उसके स्पीशीज का नाम है व्हाइट बैंड। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा आर्टिकल, कहाँ पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, वहां पे टाइगर प्रोटेक्शन है। एक और चीज बता दूं, सिमलीपाल एक नेशनल पार्क भी है। उड़ीसा में दो नेशनल पार्क है, एक तो सिमलीपाल है और एक है भिट्टर कनिका। और यहाँ पर आपको भिट्टर कनिका के मैंग्रोव भी मिलेंगे, और साथ ही साथ उड़ीसा में आपको एक इम्पॉर्टेंट ब्रैकिश लेक भी मिलेगी, वो है उसका नाम चिलिका लेक। ये अपने इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। कोई आप में से ये बता सकता है कि चिलिका लेक को वाटर कहाँ से फीड होता है, जो हमारी चिलिका लेक है उसको वाटर फीड करने के लिए यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन से रिवर, क्योंकि हर लेक को कोई ना कोई तो रिवर रिस्पॉन्सिबल होगी ही। तो इसके लिए कौन से रिवर रिस्पॉन्सिबल है, सिंपल क्वेश्चन फॉर यू ऑल। क्लियर है भाई, इस तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिया का एग्जामिनेशन सिस्टम। आज के टाइम पे इंडिया के एग्जामिनेशन सिस्टम को चेंज करने की काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। जैसे अभी आज के टाइम पे जो है हायर, मतलब पहले के टाइम पे ये बोला गया है कि भाई स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन में कमी आई है। ठीक है, होता क्या है कि कई बार जो है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 10वीं कक्षा की परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र जो है वो फेल हो रहे हैं और अगली कक्षाओं में जाने से उनको रोक दिया जाता है। ठीक है, तो उनके बाद और आगे की पढ़ाई के लिए, सही एग्जामिनेशन के लिए आगे अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाती। ठीक है, समान अवसर सबको नहीं मिल पाता, ये सिर्फ एक भ्रम है कि हर एक को इक्वल तरीके से मिलता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर, सबको यहाँ पर 3 आवर्स का टेस्ट फेस करना ही पड़ता है। जो भी क्वेश्चन सेट करने वाले लोग हैं, इवेलुएटर्स हैं, उनकी आइडेंटिटी कभी नहीं बताई जाती, तो ये ठीक है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है। कंपटीशन सबको बराबर का मिलता है यहाँ पर, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो बहुत ज्यादा है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट भी है। ठीक है, इंडिया का एग्जामिनेशन अगर मैं इवेल्युएशन की बात करूँ तो काफी पुअर एज कम्पेयर टू बाकी एरिया में, कॉम्पिटिटिव ज्यादा है, स्ट्रेसफुल ज्यादा है, और उसी की वजह से हमारा एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। CBSE ICSE है जो मेन यहाँ पर पूरा संभाल रही है। ठीक है, कोई ये तो स्टेट बोर्ड जो है कई, उनकी तो जो पूरी कंडीशन है वो कुछ ज्यादा ही बुरी है, कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं। तो इनको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन में चेंजेस किए जाने जरूरी हैं।
स्टाफ की शॉर्टेज जो है, एग्जामिनेशन बोर्ड की जो शॉर्टेजेस हैं, उनको पहले तो कंप्लीट करने की जरूरत है। कंप्लीट इन द सेंस कि इसको ठीक करने की जरूरत है, जो उसमें बहुत ज्यादा कमियां चल रही हैं उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, करिकुलम को दोबारा से ठीक करने की जरूरत है। ठीक है। और असेसमेंट जब भी की जाए उसके मेथड्स बहुत सिंपल होने चाहिए, असेसमेंट्स के मेथड बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में नहीं होने चाहिए। ठीक है। डेवलपमेंट टीचर्स की प्रोफेशनल हो, अलग अलग तरीके से कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करवाई जाए। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, आपने कुछ इसको रीड करने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा एक आर्टिकल था जो कि आपके मेंस में मतलब छोटा सा एक आर्टिकल पूछा जा सकता है, तो इस पे बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, जस्ट अ सिंपल आर्टिकल विच यू ऑल हैव टू लर्न। ऐसे ही हमारा आता है फोर्थ आर्टिकल फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। अभी ये बताया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कि 2024-25 में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि जो भी अमाउंट यहाँ पर सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है, ठीक है, कुल व्यय ऋण से प्राप्त धन को छोड़कर उसके द्वारा उत्पन्न राजस्व से बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। तो मतलब सरकार की कुल आय जो होती है और जो कुल व्यय होता है उसके बीच का अंतर होता है फिस्कल डेफिसिट। तो वो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम हुआ है, 5.1% हो गया है, ऐसा बताया गया है। जिसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि जो एक ऐसा बोला जा रहा है भाई कि अगर सरकार जितना कमाती है उससे ज्यादा खर्च कर दे तो भाई एक बहुत बड़ा गैप आना शुरू हो जाता है, और उसको गैप को पूरा करने के लिए वो सरकार जो है या तो अपने असेट बेचती है या फिर कहीं से पैसा उधार लेती है। ठीक है। तो इस तरीके से ही ये चीज डेफिसिट को कवर की जाती है, और टैक्सेस के थ्रू ये चीजें, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा जो एक मेन चीज है वो टैक्सेस ही होते हैं। टैक्सेस जो है इंडिविजुअल से बिजनेस से यहाँ पे लिया जाता है, उसी के थ्रू कोई पूरा एक अमाउंट रन किया जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे कम हुआ है, इसके लिए बारे में बताया गया। फिस्कल डेफिसिट जो है वो जीडीपी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग रहता है, ताकि सबको समझ में आए कि हम लोगों का कितना कितना क्या क्या चल रहा है। ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट ये है, अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो हम लोगों पे टैक्सेस ज्यादा रहेंगे, इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगी। पर अगर फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे हमारा कम होता जाएगा तो हमारी जो बाइंग की सिचुएशन है वो नॉर्मल होती जाएगी। ठीक है। तो ये है इसमें गवर्नमेंट ने जो पूरा प्लान बताया है। लास्ट हमारा आर्टिकल है इस पे सैनिटेशन के ऊपर। सैनिटेशन का मतलब होता है अब सरकार यहाँ पर ओडीएफ से ओडीएफ प्लस जा रही है। 85% ओडीएफ तो हो गई है। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डिफेकेशन फ्री, मतलब कि आपके ओपन में जो है वो एक्सक्रीशन नहीं करना। अब उसमें प्लस में भी जा रहे हैं, प्लस का मतलब यहाँ पे होता है उसमें और ज्यादा प्रॉपरली एक भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए, हर जगह वॉशरूम्स बनी होनी चाहिए। ये 1986 में प्रोग्राम शुरू किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। एक्चुअली में इसने जो दिशा दिखाई है यहाँ पर 2019 तक ओडीएफ फ्री बात की गई थी, 2014 में शुरू किया गया था, और उसके हिसाब से डेटा भी हमें दे दिया गया है। सैनिटेशन काफी इंप्रूव हुई है, 39% से 100% पहुंच गई है। फेज 2 भी लॉन्च किया ताकि जितना भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होता है घरों से आने वाला उसको भी कंप्लीट सही रखा जा सके। ठीक है। टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कर ले तो लोगों ने खेतों में जाना बंद कर दिया है, ऐसा है ही नहीं। ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ पर बताया कि लोग वॉशरूम्स बनाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फैसिलिटी को यूज कर ही नहीं रहे हैं। क्यों? कई बार उनको जो है अनहाइजीनिक लगता है, कईयों को अपना इस तरीके से करना पसंद नहीं है, कई लोगों को यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिला हुआ। तो ये चीजें यहाँ पर, ठीक है भाई, तो ये टॉयलेट यूज जो है यहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाती है, सोशल नॉर्म्स हो जाता है, सेमी टॉयलेट बहुत से लोग यूज कर रहे हैं, वाटर की डिफिकल्टी है, डिटैच्ड है बाथरूम, ये चीजें हैं। ठीक है। ये काफी बड़ी बात है। तो सैनिटेशन हमारे लिए काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये द हिंदू में आया हुआ था तो मैं आपको यहाँ पर लेकर के आई। और मेन चीज है कि भाई कंस्ट्रक्शन और यूज दोनों चीजें सिखाई जानी चाहिए। 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं 2014 से 19 के फेज में। ठीक है। स्टार्टिंग के फेज में ही बहुत बनाए गए, लेकिन सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, ओवरऑल स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव करके सैनिटेशन की इंपॉर्टेंस भी लोगों को यहाँ पर समझानी पड़ेगी, बिहेवियरल चेंज लेके आना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जो कि नीति आयोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्लीन वाटर सैनिटेशन का होना ये जरूरी है। ठीक है। अवेलेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, सबको क्वालिटी और सैनिटेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए, वाटर रिसोर्सेज की हो चाहे। तो हमारे SDG 6 तभी कंप्लीट होगा जब हमारी वॉश का जो पॉइंट है, वॉश क्या होता है, वाटर सैनिटेशन हाइजीन कंप्लीट होगा। आपको जो मैंने डेटा भी बताया ना, वो डेटा लर्न करना, ये सब नहीं पढ़ना। हाँ, आपको ये याद रखना है कि वाटर से जुड़ा हुआ हमारा SDG नंबर 6 है, बस इतना तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ठीक है। 2030 तक ये टारगेट से अचीव करने हैं ताकि हर कोई यहाँ पर ओपन में हट करके ओडीएफ प्लस हम पढ़ जाए। साथ ही साथ
जो है वुमेन और गर्ल्स की नीड को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनली भी इसको आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए। सबसे पहला हमारा स्वच्छ भारत अभियान ही है, जिसमें रोड, स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीज, टाउन को क्लीन करने की बात यहाँ पे दी गई है। ऐसी वाटर अवेलेबिलिटी के लिए सैनिटेशन से नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम स्टार्ट किया, नमामि गंगे प्रोग्राम स्टार्ट किया। नमामि गंगे प्रोग्राम भी गंगा रिवर को रिजनरेट करने के लिए, ताकि पॉल्यूशन फ्री किया जा सके। और इसी के लिए सबसे जो अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, जिसे कहते हैं क्लीनेस्ट गंगा टाउन, क्लीनेस्ट गंगा टाउन करके अवार्ड भी दिया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिए जाते हैं, अभी रिसेंटली आया, इंदौर और सूरत टॉप किए हैं उसमें। और उसके साथ साथ हम लोगों ने आईएसए स्टार्ट किया, इंडिया और फ्रांस ने मिल करके। सनशाइन कंट्रीज, 121 कंट्रीज का कोलैबोरेशन है। ये वो कंट्रीज हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है, ताकि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स में कम हो गए, पॉल्यूशन को कम करके सस्टेनेबिलिटी की तरफ ज्यादा बढ़ सके। एमजी नरेगा स्कीम स्टार्ट करी है, ताकि लोगों को यहाँ पर अपना लाइवलीहुड और ज्यादा सपोर्ट करने की और अपना लाइवलीहुड स्टैंडर्ड इंप्रूव करने की हेल्प मिले। 2005 में आई थी 100 डेज का यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर वर्क फॉर दी रूरल पीपल यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ऐसी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट स्टार्ट किया 2013 में। तो काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सैनिटेशन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। मतलब एग्जाम के लिए बेसिकली मैं ये बोलूंगी कि सैनिटेशन आपको पता होना चाहिए कि सैनिटेशन मतलब आपके मेंस में इसके अंदर आराम से पूछा जा सकता है सैनिटेशन के ऊपर। सैनिटेशन सिस्टम्स क्या है। कोर्ट्स में भी ये बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट में भी वॉशरूम्स वगैरह सही से प्रोवाइड नहीं होते। रिपोर्ट एक आई थी यहाँ पर, तो वहां पर भी बताया था कि भाई वुमेन के लिए सेपरेट टॉयलेट यहाँ पे नहीं अवेलेबल है। ठीक है, 1/5 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे जहाँ पे सेपरेट टॉयलेट नहीं है, सैनिटरी नैपकिन्स की मशीन्स नहीं है। तो ये चीज है। और ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए भी कोई वॉशरूम्स नहीं है। तो इस तरीके से ये चीज है। और जैसे एक आया था डेटा कि उत्तराखंड के पास सिर्फ, पूरे उत्तराखंड में सिर्फ 4 वॉशरूम्स है ट्रांसजेंडर के लिए। तमिलनाडु में सिर्फ चेन्नई और कोयम्बटूर में ये फैसिलिटी है। तो हेल्थ और हाइजीनिक रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली इंडिविजुअल्स काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो सैनिटेशन की चीजें हैं वो अभी भी इंडिया में नहीं अवेलेबल हुई है, टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं हुई है। एक चीज और बता दूं, जो ये पूरा सैनिटेशन का कॉन्सेप्ट है ये हमारे स्टेट सब्जेक्ट में आता है। स्टेट सब्जेक्ट का मतलब है हमारे स्टेट के अंडर आता है। तो लिक्विड वेस्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, एवरीथिंग इज कम्स अंडर दी सैनिटेशन परस्पेक्टिव। तो वहां पर ये सब स्टेट की जिम्मेदारी होती है इन सब चीजों को अवेलेबल कराना, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो। स्टेट्स में सबसे लोएस्ट अगर मैं बात करूं जहाँ पे फैसिलिटीज हैं हमारी, वो है बिहार में। ठीक है, बिहार के बाद झारखंड और फिर उड़ीसा। क्या कोई ऐसा भी स्टेट है जहाँ पे 100% फैसिलिटीज हैं टॉयलेट की हाउस होल्ड एक्सेस में? हाउस होल्ड की बात करूँ तो वो है ओनली लक्षद्वीप। लक्षद्वीप रिपोर्ट्स 100% हाउस होल्ड एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटीज। इसके अलावा और किसी में भी ये फैसिलिटीज नहीं है। क्लियर हुआ? सो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सारे फैक्ट्स आपको लर्न करने हैं। वही मैं बात करूं आज के हमारे क्वेश्चन की, वो है धोर्दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजराल टूरिज्म का एक ग्लोबल आइकन बन गया है अब धोर्दो। ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात का एक आर्टिकल। ठीक है, गुजरात का ये जो विलेज है धोर्दो विलेज, ये कच्छ में है, जिसको UNWTO ने टूरिज्म के उसमें बेस्ट विलेज के रूप में काउंट किया। 54 विलेजेस में से जो है अकेला इंडियन ऐसा विलेज है जिसको काउंट किया गया है। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट वाली सही लिखी हुई है। धोर दो, UNWTO। ठीक है, WTO क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड मत पढ़ लेना, इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज मिला है। यूनेस्को ने जो गरबा डांस दिया है वो धोर्दो से जुड़ा हुआ नहीं है स्पेसिफिकली, वो पूरे गुजरात से जुड़ा हुआ है। धोर्दो में एक भुंगा गांव्स होते हैं, भुंगा हाउसेस, लोकली हैंडक्राफ्ट, और एक बहुत अच्छी आर्ट है वहां पर फेमस, दैट इज दी रोगन आर्ट। ठीक है, तो धोर्दो यहाँ पर ये अवार्ड है इसको WTO की, मतलब UNWTO टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी। कहाँ पर हुई थी? समरकंद में हुई थी। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड मिला है और यहाँ पर रण उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे रोगन आर्ट सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, तो धोर्दो विलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सुंदर विलेज है। वहां पे एक ब्लॉक प्रिंटिंग भी होती है जिसको कहते हैं धमाकड़ा। धमाकड़ा एक ब्लॉक प्रिंटिंग भी होती है जिसमें अलग अलग कलर्स में यहाँ पे यूज किए जाते हैं। और वहां पे सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी रहती है धोर्दो विलेज में, वो कम्युनिटी रहती है राबड़ी कम्युनिटी। राबड़ी कम्युनिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर रहती है। और यहाँ पर एक
ये भूंगा हाउसेस में कौन सी आर्ट करते हैं लोग? भुजोड़ी। भुजोड़ी टेक्सटाइल की हैंडीक्राफ्ट्स वहां पे परफॉर्म की जाती है, जो कि मुगल्स यहाँ पे लेके आए थे राजस्थान में। ठीक है, तो वहां से पता चला था ये, मतलब मुगल्स क्या कह लो कि आ, मतलब मुगल्स आए थे तब ये चीज स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, 500 साल पहले करीब ये चीजें की गई थी। ठीक है, तो ये था ढोड़दो के बारे में। ऐसे ही आज हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अभी हाल फिलहाल में जो निकाला गया था। अब ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करती है। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यहाँ पर इसको रिलीज करती है, ये बताती है कि भाई करप्शन किस जगह पे कितना ज्यादा अमाउंट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली अभी की, हाल फिलहाल के टाइम पीरियड की, तो इसमें इंडिया की रैंक 93rd आई है 180 कंट्रीज में से। ठीक है, ओवरऑल स्कोर अपने को 39 मिला है, ओवरऑल स्कोर 39 है यहाँ पर। पहले से थोड़ा सा हम लोग कम हुए हैं करप्शन के मामले में, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिकॉर्ड निकालती है। सबसे टॉप करने वाली कंट्री है डेनमार्क, जिसने करप्शन के मामले में 0 रखा है। टॉप रही है फिनलैंड, सेकंड नंबर पे आई है। और थर्ड नंबर पे न्यूजीलैंड आई है। सबसे लास्ट में आई है सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया, येमेन, सूडान। ये कंट्रीज हैं जिनमें करप्शन भरा हुआ है। इंडिया की रैंक आपको पता होनी चाहिए, ओवरऑल स्कोर आपको पता होना चाहिए। 2022 में हमारा जो स्कोर था वो 85 था, अभी हम 93rd हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाले फैक्ट्स भी इसके बारे में पता होने चाहिए। स्टेटमेंट्स आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, वो है कुडावलोई सिस्टम ऑफ तमिलनाडु। अब आपको ये एक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, कुडावलोई सिस्टम। ये चोलास जो थे ना तमिलनाडु के, उनके वहां ये सिस्टम खूब चलता था। ठीक है, ये टेम्पल्स का सिस्टम होता था, जिसमें चोला चोला का बेसिकली विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता था ये। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला इज नोन एज कुडावलोई सिस्टम, जो कि तमिलनाडु में प्रिवेलेंट था। ठीक है, वहां पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी बैठती थी, 30 वार्ड्स हुआ करते थे, टैक्सेशन कलेक्शन हुआ करती थी। अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर अलग अलग यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास है वो है कुडावलो। ये वाला सिस्टम आपसे पंचायती राज या फिर आप कह लो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा। वहां पर पूरा इलेक्शंस के थ्रू होता था। तो वो जो आज का हमारा पंचायती राज का सिस्टम है, एग्जैक्टली कुडावलोई सिस्टम से कॉपी किया गया है। तो आपको आज के टाइम के सिनारियो में बताना है तो आप बता सकते हो पंचायती राज का सिस्टम भी यहीं से कॉपी इन द सेंस कि यहीं से ही बोरो अप किया गया है। ठीक है, अलग अलग विलेजेस में वार्ड होते थे, कंटेस्टेंट्स के नाम लिखे जाते थे, पाम लीव्स पे लिखे जाते थे शफल करके। उसके बाद फिर उसमें इलेक्शंस करवाए जाते थे, स्टैंडिंग कमेटी होती थी, मेंबर्स चूज किए जाते थे। ठीक है, तो चोला का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो बेसिकली डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे था। वही डेमोक्रेटिक प्रोसेस का आज के टाइम पे रेलिवेंस आपको बताना है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना पहले के टाइम पे हुआ करता था। एग्जैक्टली वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करनी है। क्लियर हुआ ये वाला? आज एक नया टॉपिक आपने सीखा, कुटावलोई सिस्टम। इसके बारे में जरूर एक को पढ़ के अपने आंसर्स को प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। कंप्लीट कीजिएगा और आई थिंक सबका आरो जैसा भी गया हो, किसी भी हो, अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आगे की पढ़ाई को मत छोड़िएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर।